अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 43 को आपके साथ में शेयर करता हूँ। कुछ देर पहले मैंने लेक्चर नंबर 41 42 अपलोड किया, तो मैंने सोचा आज ही मैं आपके साथ ये भी कर दूँ ताकि फाइनल टर्म से पहले ही आप सब लोगों की तैयारी हो जाए। तो बहरहाल, तो आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 43 44 एंड 45 को कवर करेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें, इसमें कोई प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं, क्योंकि ये जो जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि ये जो टॉपिक्स हैं ये एज अ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसमें लेंथी क्वेश्चन, मतलब कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो लेंथी में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कम चांसेस होती है इनमें से आने के। तो इनमें से ज़्यादा जो चांसेस है वो एमसीक्यूज के रिलेटेड हैं। तो जबकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा जो कि आपने फाइनल टर्म की तैयारी के लिए आपने उनको मस्ट रेडी करने। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम, फाइनल टर्म के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे हों, तो उसके लिए जो मैं आपको टॉपिक्स से इस वीडियो के एंड में बताऊंगा वो आपने मस्ट रेडी करने हैं। ओके, तो बहरहाल सबसे पहले आज हम ये वाले टॉपिक से, ये जो लेक्चर है 43 44 45 इनको कवर कर लें, फिर मैं एंड्स में आपको टॉपिक्स बताता हूँ। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। ओके, तो बहरहाल जो लेक्चर नंबर 43 में है, लेक्चर नंबर 43 में जो सबसे पहला टॉपिक वो है टेक्निक फॉर एरर हैंडलिंग। देखें, आपने प्रोग्राम बनाए होंगे काफ़ी सारा, मतलब डेव C++ में आपने कोडिंग की होगी। जब आप शुरू में जब आप कोडिंग करते थे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा एरर्स आती हैं, अभी भी शायद में भी आपके एरर्स आते हों। तो वो जो एरर्स आते हैं उनको हैंडल कैसे करना है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जो मुझे बताते हैं कि एरर आती है उसी टाइम वो स्टॉप कर देते हैं, मतलब उसी टाइम वो कहते हैं हम हमसे कोडिंग नहीं होती, अब हम कोडिंग नहीं कर सकते। ये तो सबसे पहले बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है कि कोई भी चीज़ आई उसको क्विट कभी नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बहरहाल, वो जो आपकी कोडिंग करते हैं, जो आपके एरर्स आते हैं, उन एरर्स को अब हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उस चीज़ को सीखने के लिए आप हम इस ये वाले लेक्चर 43 44 एंड 45 को देखेंगे कि हमारे जो एरर्स आते हैं उनको अब हम कैसे कम कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ ये जो टॉपिक्स है इनको मैं अगर मेरी अप्रोच होती तो मैं इनको शुरू में रखता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शुरू में आने वाली हैं। बहरहाल इन्होंने एंड में रखी हुई हैं, यही बेस्ट जान सकते हैं कि क्यों इन्होंने रखी हुई है। बहरहाल जो 43 में जो लेक्चर है, जो सॉरी टॉपिक है, वो है टेक्निक फॉर एरर हैंडलिंग। जो एरर आती है उनको हैंडल अब हमने कैसे करना है। तो sometime our program terminate abnormally, sometime they even crash the system. These error occur mostly due to incorrect memory access. Sometime जब आप कोडिंग करते हैं काफ़ी सारे एरर्स आते हैं, समटाइम इतने इतने एरर्स आ जाते हैं वो आपके सिस्टम को भी क्रैश कर देते हैं, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा होता है, जो आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनको भी स्टॉप कर देता है। तो इन सारे एरर्स को खत्म करने के लिए इनमें हम देखेंगे, इनमें जो कुछ इसकी जो कुछ टाइप्स हैं एरर्स की, वो है सबसे पहले अबनॉर्मल टर्मिनेशन। अबनॉर्मल टर्मिनेशन, जबकि उसके बाद है ग्रेसफुल टर्मिनेशन, जबकि उसके बाद है रिटर्न द इलीगल वैल्यू, और उसके बाद है रिटर्न एरर कोड फ्रॉम अ फंक्शन। उसके बाद है एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो आपसे पूछ सकता है कि एरर हैंडलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से एरर्स आते हैं, तो उनमें ये जो 5 पॉइंट्स है इनको आपने देख लेना। ओके, सबसे पहले है अबनॉर्मल टर्मिनेशन। अब हम इनको बारी बारी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इन abnormal termination we do nothing and our program is terminate abnormally by operating system in case of any error without saving program data. इन abnormal termination we do not nothing। जब आप abnormal termination करते हैं, मतलब जब आप कोडिंग करते हैं तो अक्सर कुछ एरर्स आते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट मीन जो आपके प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रोक लेते हैं, उनको हम अबनॉर्मल टर्मिनेशन कहते हैं, मतलब वो अबनॉर्मल टर्मिनेट कर जाते हैं। ओके, उसके बाद है बेसफुल टर्मिनेशन।
program can be designed in such a way that instead of abnormal termination that causes the wastage of resources, program perform cleanup का task mean we add check for expected errors. देखें अब इस ग्रेस और टर्मिनेशन क्या होता है? ग्रेस और टर्मिनेशन मतलब जब आप एक कोई प्रोग्राम बनाए बहुत ही अच्छे वे में आपने उसको डिजाइन किया, बहुत ही कमाल का आपने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन कुछ उसमें एरर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सिस्टम की जो रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज नहीं, जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी रैम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इफेक्ट करता है। जो उस चीज को इफेक्ट करता है वो आपका ग्रेसफुल टर्मिनेशन होता है। ये आपके एरर्स हैं, उनकी टाइप से। ओके, उसके बाद है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में सबसे पहले रिटर्न इलीगल वैल्यू। द क्लीन अप टास्क आर ऑफ लोकल नेचर ओनली, देयर रिमेन का पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है क्लीन अप मतलब इसमें जो आपकी मेन जो इंफॉर्मेशन होती है इस टाइप में, वो आप इंफॉर्मेशन जो आपका कोड जो आप किया था वो आपका लॉस होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं इलीगल टर्मिनेशन में। ओके, उसके बाद है रिटर्न एरर कोड। रिटर्न एरर कोड में क्या होता है, प्रोग्रामर हैज अवॉइडेड द सेम क्रैश बट द प्रोग्राम इज नाउ इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। इसमें आपका जो सिस्टम जो प्रोग्राम के अंदर जो आप कोड कर रहे होते हैं वो आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आपका क्रैश कर जाए। तो इसको अक्सर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके एरर जो होते हैं, जब आप डेव सी प्लस प्लस में जब आप कोड करते हैं, जब आप फिर उसके बाद उसको कंपाइल फिर उसको रन करते हैं तो कंपाइल के दौरान जब आप कंपाइल करेंगे तो उसके बाद वो नीचे एरर्स आ जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अब ऐसे आ चुके हैं जो कि उस एरर को खुद ही निकालते हैं और खुद ही उसको खत्म कर देते हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही गलत चीज़ है। कभी भी जो यूज़र होता है, जो यूज़र जो यूज प्रोग्राम कोड कर रहा होता है प्रोग्रामर को, कभी भी एडवांस स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे जो बिगनर जो स्टूडेंट होगा वो उसके लिए लॉस होगा। वक्ती तौर पर उसका जो एरर आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में जाके वो चीज़ उसके लिए लॉस होती है। तो कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर अभी मौजूद हैं जो एरर को खत्म कर देते हैं, लेकिन शुरू में बाद में एडवांस लेवल पे जाके वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होती हैं, बट स्टार्टिंग में वो आपके लिए लॉस होती हैं। ओके, तो उसके बाद मैं आपको एरर हैंडलिंग के बारे में बताता हूँ। एरर हैंडलिंग के बारे में ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत ईजी है, इनको आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। क्या मतलब जो हमने ऊपर एरर एरर देखे हैं, जो हमारे ऊपर एरर डिफरेंट टाइप्स के अब हमने उसको देखे, उसको हम और कम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इन पॉइंट्स में इन्होंने बताया हुआ। ये बहुत ही ईजी, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इनको ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, तो उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। उस सारे एरर्स को खत्म करने की सबसे एक जो बेस्ट अप्रोच मेरे पास वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है इस बारे में आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ, फिर हम इसको नीचे रीड करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में यह होता है, इसमें आप कोड के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं। ओके, छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे, जो एरर्स आएंगे उन एरर्स को वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब कॉपी किया जो एरर आए उनको कॉपी किया, उस ब्लॉक के अंदर उस फंक्शन के अंदर आप उनको फेंक देंगे। फिर वो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो बॉक्स होगा वो खुद ही उसको निकालेगा और खुद ही उसको सॉल्व कर देगा। ये आपकी टेक्निक होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि जो आपके एरर को खत्म कर देते हैं, बट मेरे नज़दीक बिगिनर के लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बिगिनर को ही एक नकल वाली चीज़ पे ले जाएंगे तो वो कभी भी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। ओके, तो इस एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मच एलिगेंट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अदर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मतलब जो इसमें एलिगेंट जो हम इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं वो दूसरे जो हैंडलिंग जो मतलब जो दूसरे मैकेनिज्म है उनसे बहुत ही बेस्ट वे में हम इस टेक्निक में हम अपने एरर्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इट इनेबल्स सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक एरर हैंडलिंग कोड। ये सेपरेशन जो मेन लॉजिक होती है उस एरर को सेपरेट इनेबल करती है। ओके, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोग्रामर राइट कोड दैट इज सस्पेक्टेड टू कॉज एंड एग्जीक्यूशन इन ट्राई ब्लॉक।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हैंडलिंग, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में, इसमें हम एक कोड के अंदर एक छोटा सा अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं। उसके अंदर जो भी एरर्स आती हैं उसको उस ब्लॉक के अंदर हमें रखते हैं कोड। और उस ब्लॉक का जो नेम है वो है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक, उस ब्लॉक को हम उसको नेम कोड के अंदर इसमें ये बताया हुआ है। तो उसके बाद है कोड सेक्शन दैट encounters an error thrown an object that is used to represent exception। कोड सेक्शन दैट इनकाउंटर्स मतलब कुछ ऐसे कोड के कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि इनकाउंटर होते हैं। मतलब इनकाउंटर मीन जो उसमें एरर्स को इनकाउंटर किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हमने क्लास और स्ट्रक्चर में जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे डाटा स्टोर होता है। अब वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसको कैच करेंगे और उसके अंदर जो एरर होगा उसको निकालेंगे एक्सेप्शनली। ओके, कैच ब्लॉक फॉलो ट्राई ब्लॉक टू कैच द ऑब्जेक्ट थ्रोन। कैच ब्लॉक जो सा होता ब्लॉक होगा वो ऑब्जेक्ट थ्रोन करेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इसका सिंटैक्स कुछ यूं है, ये आपके सामने है। तो इसके अलावा कैच ब्लॉक क्या होता है? कैच ब्लॉक के अंदर वही कैच होता है, मतलब जो हमारा एरर आता है जिसके अंदर हम सारा कैच रखते हैं वो हमारा कैच ब्लॉक होता है। इस ये जो पॉइंट्स है इनको, कैच ब्लॉक की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपने एक दफ़ा मस्त रीड करना है। ये भी बहुत इजी है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल ऐसी कोई चीज़ है नहीं। जो चीज़ मुश्किल है मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, बाकी आपने मस्ट अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए इनको मस्त रीड करना है। क्योंकि कोई भी जो भी टीचर होता है वो आपको 100% कभी भी नहीं आपको चीज़ें बता सकता है। 100% चीज़ें उस टाइम ही रेडी होती हैं जब स्टूडेंट खुद सेल्फ लर्निंग करके 100% चीज़ें कवर करते हैं। ओके, तो उसके बाद मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो फाइनल टर्म में इम्पोर्टेंट है। लेक्चर 44 में भी वही सारी चीज़ें एक्सेप्शन हैंडलिंग की, ये भी सारे वही एग्जांपल्स हैं। इनमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये जो स्टैक इन अनवाइंडिंग एक टॉपिक है, इन इसको आप स्किप कर दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके इसके बाद वही कैच ट्राई ब्लॉक एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है। मतलब ये ट्राई ब्लॉक के इन्होंने एक यहाँ पे ब्लॉक बनाए है, इसके अंदर वो डाटा जो सा होता है, जो एरर्स आए होते हैं, जो एरर्स निकले होते हैं उसको इसके अंदर रखते हैं। तो फिर वो जो भी एरर्स होते हैं वो निकल आते हैं। कैश हैंडलर के बारे में, कैश हैंडलर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो एक हमारा स्पेशल ब्लॉक होता है उसके अंदर जो एरर्स हमारे निकले होते हैं, मतलब जो एरर्स हमारे, मतलब जो भी हमने प्रोग्राम में जो भी एरर हमारे निकल जाते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे एरर्स आते हैं। जिस जिस लाइन में एरर्स आते हैं उस लाइन को कॉपी करके इस ब्लॉक के अंदर हम रखते हैं। तो इस तरह जो भी हमारे वो ब्लॉक्स हैं वो हमने उनको कोड ऐसे किया होता है कि वो सारे जो भी एरर्स होते हैं उनमें से निकल आते हैं। ओके, अवॉइडिंग टू मेनी कैच एंड एरर, मतलब कैच एंड एरर नो डाउट यूज करना चाहिए, बट इसे अवॉइड भी करना चाहिए। उसके लिए यूज इनहेरिटेंस को यूज करें। उसके अलावा कैच एवरी एक्सेप्शन, मतलब हर एक्सेप्शन जो अभी हमने ऊपर देखा है एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन, उसको कैच एवरी एक्सेप्शन करना चाहिए। ओके, तो ये भी दो चीज, इनको भी आपने एक दफा अच्छे से देख लेना है। ओके, इसके अलावा भी और कोई मेन ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो बताऊंगे जो आप मिस ना हो जाए। सारी इजी चीज़ें हैं, जस्ट कंसेप्ट ही मैं आपको इस सीरीज में दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा मैं दिले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। ओके, ओवरव्यू थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। वैसे ये जो फाइनल टर्म में है, फाइनल टर्म में आपके जो एग्जाम्स आने हैं वो आपके लेक्चर नंबर 23 से लेके 45 तक के। ओके, तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि ये जो हमारे फाइनल टर्म में एग्जाम टॉपिक्स आने ये जस्ट इसमें से ही आने हैं, मतलब कि जस्ट इसमें से ही लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक, कभी भी ऐसा नहीं होता। जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है उनमें से भी 20% आते हैं, और 20% में से कोई पता नहीं होता है। 20% में से शायद वो कोई प्रोग्राम दे, शायद वो 2-3 एमसीक्यू से, शायद वो या कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे। तो उसके लिए आपने एक दफ़ा जो मिड टर्म का जो सिलेबस है उसको एक दफ़ा अच्छे से रीड करना है।
जो मिड टर्म के सिलेबस में वो आपके 12 इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस को देखें, क्लासेस क्या होती हैं, क्लास के अंदर क्या होती हैं, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट के अंदर हम डाटा मेंबर्स यूज करते हैं, पब्लिक के अंदर हम पब्लिक मेंबर्स यूज करते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टेड के अंदर हमें पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक के जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको कंबाइन हम यूज करते हैं। इनको आप देखें फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्लासेस के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं, उनको देखें, मेंबर फंक्शन को देखें, एसएसएस स्पेसिफायर क्या होते हैं, ये भी बहुत अहम चीज़ है, इसको भी देखें। उसके अलावा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसको भी देखें। इस चीज़ में मैंने ये सारी चीज़ें बताई होंगी। इसके अलावा मेरे चैनल में CS3 मिड टर्म का एक प्रैक्टिकली पोर्शन पढ़ा, उसमें मैंने सारा डिटेल में प्रैक्टिकली आपको कोडिंग के जरिए समझाई हुई है। तो उसको आप जरूर देखें अपने कंसेप्ट को, अपने प्रैक्टिकली कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी चीज़ मैंने अब बहुत डिटेल में आपको ये बताई हुई, इसको भी आप फाइनल टर्म के लिए देखें, क्योंकि इसमें से भी चीज़ें आती है। डिस्ट्रक्टर्स के बारे में क्या होता है, इसको भी देखें। डिस्ट्रक्टर बहुत इजी है, अगर आप कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक आता है तो डिस्ट्रक्टर वाला टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको ये भी रेडी हो जाएगा। ओके, क्लासेस के अंदर उसके बाद क्लासेस में फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं। फ्रेंड क्लास मतलब जो एक फ्रेंड होती है, जैसे हम क्लास में अपने जो मेंबर्स होते हैं वो हम किसी दूसरे क्लास में पब्लिक के अंदर यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने उनको किसी फंक्शन के अंदर यूज करना है तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर एक फ्रेंड क्लास बनाते हैं। तो उसके अलावा फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शन को भी देखें। फ्रेंड फंक्शन वही चीज, दो क्लासेस के दरमियान जो कंबाइंड डाटा है उनको लेने के लिए हम फ्रेंड क्लास यूज करते हैं। उसके अलावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी अक्सर फाइनल टर्म में जो आता है प्रैक्टिकली क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल आपके इसमें प्रोग्राम आते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर होती है और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होती है, इसमें बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपका एक ऑपरेटर होता है और इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे आपके दो ऑपरेंड्स होते हैं, लाइक A+B। एग्जाम्पल, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर, ए और बी क्या है आपके दो ऑपरेंड्स हैं। ओके, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते क्या, मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने करना क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर जो हमारे हमने क्लास और स्ट्रक्चर में हमने देखा होता है, क्लास और स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है तो इसकी कोडिंग हमारे सिस्टम में नहीं मौजूद होती, क्योंकि क्लास और जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं। ओके, क्लास और स्ट्रक्चर हमारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, जबकि डाटा टाइप जो बिल्ट इन होते हैं लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर, ये हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आती है और वो शॉर्ट क्वेश्चन में आके जो स्टूडेंट्स को नहीं इस चीज का आइडिया होता है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि बिल्ट इन डाटा टाइप हमारे होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, जबकि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हमारे होते हैं क्लास और स्ट्रक्चर। ये हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स, सॉरी, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को यूज करने के लिए हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ऑपरेटर टॉपिक यूज करते हैं। ओके, इनहेरिटेंस क्या होती है, इसमें कैसे चीजें इनहेरिट होते हैं, फंक्शन कैसे होते हैं, उसको आप देखें, ये भी एक अहम चीज है। तो इसके अलावा टेम्पलेट्स, जैसे मैंने अभी ये सीरीज स्टार्ट की हुई थी टेम्पलेट्स के बारे में कि टेम्पलेट्स क्यों यूज होते हैं। लेक्चर नंबर 41 में मैंने इसको बताया है कि इसको आप देखें, लेक्चर नंबर 41 में टेम्पलेट्स क्यों हमने यूज करने हैं। तो इसके अलावा टेम्पलेट्स के अंदर इनहेरिटेंस एंड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसको आप देखें। फ्रेंड्स एंड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसको देखें। एसटीएल, एसटीएल क्या होता है, एसटीएल जैसे मैंने अभी 41 में लेक्चर में 41 में बताया है कि लेक्चर में 41 में हमने कंटेनर्स और एसटीएल के हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट निकाले, नोट निकाले, ये वो चीजें जो आपके पास फाइनल टाइम में आती हैं। तो अगर आप अभी इस टाइम पे अगर आप चीजें ये नोट कर लेंगे तो फाइनल टर्म में आपको इस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा कि एसटीएल के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर, आइटरेटर्स एंड एल्गोरिथम्स। ओके, ये चीज आप देखें।
तो इसके अलावा एसटीएल के बारे में, स्पेशल आइट्रेटर्स के बारे में मैं अगेन आपसे यही बोलूँगा कि ये जो आइट्रेटर्स का ये जो टॉपिक है इसको आप ज़रूर देखें। आइट्रेटर्स में आपसे एमसीक्यूज में सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि आइट्रेटर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आइट्रेटर्स में हमने ऊपर कुछ 4 से 5 की टाइप्स है, वो इसको आप देखें, ज़रूर देखें, इसको थोड़ा सा रीड करें। उसके अलावा एरर हैंडलिंग, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स के एरर आ जाते हैं, प्रोग्राम कोड करते करते एरर्स आ जाते हैं और ज़्यादा जो चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स वहाँ से क्विट कर जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्विट करने से नहीं आता है, जो बल्कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो होता है जब आप उस पर परमानेंट लगे रहें, उस पर आप कमिटमेंट करें कि यार ये जो मेरा एरर है इसको मैंने निकालना है। आपको वो जो एरर, आपको जो भी प्रोग्राम कोड में आपको जो एरर आते हैं, आपको 5 से 10 मिनट आप बहुत मुश्किल होंगे एरर निकालने में। मैं आपको इस चीज़ की प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ। 5 से 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ी सी पेन आए मिलेगी कि यार ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन एट दी एंड जब आप उसको एरर को निकाल लेंगे, एरर्स आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। और वो जो आपकी खुशी हो रही है, वो जो आपकी हैप्पीनेस होगी, वो आपकी वो जो पेन मिली होगी उसको आप भूलेंगे। पेन कुछ वक्ती टाइम के लिए होती है, कुछ जस्ट सेकंड के लिए होती है, और हैप्पीनेस आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है। तो क्विक कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है, बल्कि उसके अंदर आप परमानेंट लगे रहे, कोशिश करें उसको अब हम कैसे, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगा। तो उसके लिए जो भी मैंने इस टॉपिक में, इस लेक्चर, इस वीडियो में मैंने बताया कि एरर हैंडलिंग कैसे करनी है, एरर को कैसे हैंडल करना है, उसको देखें। ये चीज़ें जो एरर हैंडलिंग की, ये आपसे एमसीक्यूज में आती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके जो फाइनल टर्म के एग्जाम से बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो मुझे ज़रूर, इंशाल्लाह आप ज़रूर कमेंट्स करें और वीडियोस को भी मस्त लाइक करिएगा। ओके, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।